नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। जातिगत जनगणना और महिला आरक्षण के भीतर ओबीसी कोटे की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। बिहार में जातिगत जनगणना के बाद से ही पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत करने वाली राजनीतिक पार्टियां जातिगत जनगणना के लिए लामबंद हो रही हैं और उनकी इस लामबंदी को एनडीए के कुछ दलों का समर्थन भी मिल रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के दूसरे नंबर के सबसे बड़े राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी ने अब 2024 के चुनाव में जातिगत जनगणना और महिला आरक्षण के भीतर ओबीसी कोटे की मांग को प्रमुख मुद्दा बनाने का फैसला कर लिया है। इस मुद्दे पर बहुजन समाज पार्टी ने भले ही अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली प्रतिक्रिया अपना दल एस के अनुप्रिया पटेल की तरफ से आई, जिन्होंने जातिगत जनगणना का समर्थन किया है। ऐसे में अब यह तय हो चुका है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सहित तमाम विपक्षी दल इसी ट्रम्प कार्ड के चलते भाजपा का मुकाबला करने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने से लेकर विपक्ष के तमाम हथकंडे नाकामयाब साबित हुए हैं। इस बार सवाल यह कि महिला आरक्षण के भीतर ओबीसी कोटा और जातिगत जनगणना जैसे संवेदनशील मुद्दों की काट भाजपा कैसे तलाशेगी और क्या विपक्ष का ये ट्रम्प कार्ड भाजपा को मात देने में कामयाब सिद्ध होगा। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। किसी भी बिल का विरोध करना है तो उसके लिए संशोधन प्रस्तुत करना चाहिए या कट मोशन लाना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रस्तुत मातृशक्ति वंदन अधिनियम को ज्यों का त्यों न केवल स्वीकार किया है बल्कि समर्थन में वोट भी दिया है। ये बताता है कि समर्थन में समाजवादी पार्टी है और जिस विषय की बात कर रही है उसका विरोध उसने सदन के स्तर पर बिल्कुल नहीं किया था। वो राजनीतिक बात कर रही है और पिछड़ों के उत्थान से उसका कोई मतलब नहीं। समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन जब तक ये कोटे के ऊपर कोटा नहीं दिया जाता तब तक यह आरक्षण जो है वो बेईमानी साबित होगा। हमारी समाजवादी पार्टी की मांग है एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम समाज की जो महिलाएं हैं उनको आरक्षण का कोटा तय हो और उनको आरक्षण उसके तहत दिया जाए। और निश्चित तौर पे हमारी सांसद माननीय डिम्पल यादव जी ने लोकसभा में इस बात को रखने का काम किया। और जहां तक 2024 के चुनाव की बात है, माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि केवल पीडीए प्लस इंडिया मिलकर भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त करने का काम करेगा। सेंटर में भी 2011 याद करिए, पहला एसईसीसी सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हमने शुरू किया। सेंसस होने में 2 साल लगे, संकलित होने में 2 साल और लगे, तब तक भाजपा की सरकार आ गई और इन्होंने उस डेटा को डिस्क्लोज नहीं किया। हम लोग ने कई बार मांग करी लेकिन इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। हम जातिगत सर्वेक्षण पर एकदम सहमत हैं कि ये होना चाहिए। हमें पता चलना चाहिए कि किस जाति के कितने लोग हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो विकास की यात्रा 70 सालों की है, इसमें बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जहां तक कुछ पहुंचा ही नहीं है। तो आज ये वक्त है कि उनके आर्थिक, उनके सामाजिक हालात जानकर हम उनके लिए नीतियां बना सकें। तो जातिगत जनगणना एक बड़ा मुद्दा होने जा रहा है आने वाले समय में 2024 में, और विपक्ष ने इसको एक बड़ा स्ट्रोक के रूप में इसको देख लिया है और इसे ही लेकर आगे जाने के मूड में दिखाई दे रहा है। मिलियन मेहमानों से आज जो हम चर्चा में जिनके साथ हम रहेंगे, रोहन सिंह प्रवक्ता है कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हैं। रोहन जी का स्वागत। केसी जैन साहब प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय सिंह सभा प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का नादी टीवी पर। प्रभात त्रिपाठी जी, आपसे ही समझना चाहेंगे जातिगत जनगणना जिसको लेकर कहीं विरोध है तो कहीं इसको लेकर वाहवाही की जा रही है, कहीं इसका पक्ष लिया जा रहा है। अनुप्रिया पटेल जी का भी इस पर बयान सामने आया और मौर्य साहब, केशव प्रसाद मौर्य जी का भी इस पर बयान सामने आया जिसमें वो कहते हैं वो व्यक्तिगत तौर पर इसके खिलाफ नहीं है। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष का भी इस पर यही कहना, और महिला आरक्षण में ओबीसी को आरक्षण देने की बात, क्या आप देखते हैं 2024 में कितना बड़ा ये मुद्दा होगा और विपक्ष को क्या हाथ आएगा इस मुद्दे से? देखिए पारुल जी, जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार ने ये जाति जनगणना कराकर जो आंकड़े प्रस्तुत किए, वो आंकड़े तो प्रस्तुत हो गए, लेकिन जितना इंडिया गठबंधन के साथ जो सहयोगी दल है क्षेत्रीय क्षेत्र में, वो मोदी से लड़ने के लिए बड़ा इस समय लालायत है कि किसी तरीके से इंडिया जो है भाजपा को रोक लेगी और इस मुद्दे को रोक लेगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये पूरा मामला आया है, क्या इस मामले के बाद नीतीश कुमार ने कोई ऐसे इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया है जिसको लागू करने का काम किया है? नहीं किया है।
ये सिर्फ एक शगुफा है और लड़ने के लिए, क्योंकि देखिए ओबीसी की जो लड़ाई जो अब एक तरीके से 2024 के लिए एक बड़ी प्रतिष्ठा की लड़ाई बनी, जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जाति जनगणना की कोई विरोध नहीं करेगा, कोई विरोध नहीं करेगा, सब लोग इसके भाई संख्या आनी चाहिए, लेकिन ये भी आना चाहिए कि आर्थिक आधार पे कौन कितना गरीब है, कौन कितना किस तरीके से साहब आप अपना डिवाइस म्यूट कर लीजिए सर, और उसके अलावा तो प्लीज डिवाइस म्यूट कीजिए अपना। सबसे बड़ी बात पारुल जी ये है, ये डिस्टर्बेंस कहीं से हो रहा है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं पारुल जी कि भारतीय जनता पार्टी से या मोदी से लड़ने के लिए जो विपक्ष ये बात कह रहा है कि आरक्षण में आरक्षण, मैं ये कहता हूं कि जो महिला आरक्षण बिल संसद में पास हुआ, इसके पहले तो मुलायम सिंह और लालू जी बड़ा विरोध करते थे, ये मेरी लाश से वो तो दौर ही अलग था, सब कुछ देखा उस समय। हाँ, वो दौर अलग था, लेकिन एक झटके में सब पास हो गया। सबसे पहले पार्टियां अपने ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करें टिकट देने में, वो कितना आरक्षण, कितने मुसलमानों महिलाओं को टिकट दे रही, कितने ओबीसी को दे रही, कितने अति पिछड़ा को दे रही, इसमें इम्प्लीमेंट करें ना। भारतीय जनता पार्टी तो 20% वोट महिलाओं को दे रही है, मध्य प्रदेश चुनाव में वो 30% करने जा रही है, जो अगली 3 सूची आएंगे उसमें कई महिलाओं को टिकट मिलेगा, और 17 जो दलितों की सीट लोकसभा की है, आरक्षित सीटें हैं, उसमें लगभग 15 सीटों में भारतीय जनता पार्टी कब्जा है। तो जो ये दलित की और ओबीसी और अति पिछड़ा ये जो लड़ाई है, अगर ये अपनी सरकार में रहकर उन लोगों को आरक्षण दे चुके होते तो ये कहने का हक रखते हैं। अब इन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया कि मुस्लिम भी खुश रहे। आप पूछते हैं अखिलेश यादव की जब सरकार थी, उन्होंने कितने ओबीसी को अपने मंत्रिमंडल में रखा, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में कितने ओबीसी हैं? तो ये जो पूरी चीजें हैं, इससे मोदी के मास्टर स्ट्रोक से ये लोग बड़ा परेशान है इंडिया वाले, और इंडिया वालों को ये लग रहा है कि हम सब एकजुट हो जाएंगे और मोदी को हरा देंगे। अभी ये नहीं मालूम है कि ये जातिगत जनगणना की जो एक चल रहा है मामला, ये जब तक चुनाव आएगा ये कहीं बहुत पीछे चला जाएगा, बहुत पीछे चला जाएगा। ठीक है सर। कोई ऐसा मामला आ जाएगा जो ये इस मामले से वो आगे बढ़ जाएगा जब चुनाव होंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर इन लोगों ने उसका इम्प्लीमेंटेशन कर दिया होता तो निश्चित तौर पे आप उसकी लड़ाई लड़ सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि पॉलिटिकल आपने जो राजनीतिक ये मुद्दा बनाया है, आपका कितना जिस हक की बात की जा रही है उस हक के लिए अब तक किसने क्या किया, सवाल ये भी उठना चाहिए। यही सवाल लौट रही हूं सर आपके पास। यही सवाल। ठीक है विनय जी, क्योंकि लंबे समय तक सरकार में आपकी पार्टी भी रही और मुलायम साहब का भी जिक्र हुआ है, और ये भी जिक्र हुआ है कि कुछ जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, खासतौर पर एनडीए के घटक दल हैं, जिसमें सुप्रिया जी का नाम का जिक्र मैंने किया, वो भी समर्थन कर रही हैं। और ये बताया जा रहा है कि साहब सपा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसे आने वाले समय में इसको लेकर हम बड़ी लड़ाई लड़ने वाले हैं। लेकिन पूछा ये भी जा रहा है सर कि जब आपके हाथ में बागडोर थी तो आप भी तो ये कर सकते थे, और अभी भी कर सकते हैं अपनी पार्टी में टिकट वितरण करके। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए सर डिवाइस अपना। नहीं, आवाज नहीं आ रही। विनय जी अनम्यूट कीजिए अपना, आपका मोबाइल पर देखिए अनम्यूट का बटन दिखाई दे रहा होगा आपको, माइक का बटन दिखाई दे रहा होगा। जी आ रही है आवाज? हाँ जी, अभी आ रही है आपकी आवाज, कहिए सर। जी, तो मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा। पाठक जी ने भी कहा कि सारी पार्टियां तो अपने में अगर सोची होती तो ये स्थिति नहीं होती, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक होता, ये सारी बड़ी अच्छी चीजें बताया इन्होंने। मैं तो पाठक जी से कहूंगा चैनल पे आने से पहले कम से कम एक पत्रकारिता की सोच के अंदर रह के विश्लेषण कर लिए होते तो और अच्छी बातें बोलते, और कायदे का जो निचोड़ होता है विश्लेषक के मतलब विश्लेषण का मतलब होता है। ओबीसी आरक्षण की मांग, महिला आरक्षण की मांग आप पूरी करेंगे? मैं बता तो रहा हूँ, हमने तो कही दिया है कि 20% महिलाओं को आरक्षण अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा ही है। ये बात भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। आपके समय पर भी हुई, बिल्कुल आपके समय पर बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है। जाति जनगणना की आवाज हमेशा सुना, या तो आप पूछ ले, बार बार आप पूछिए, हम या तो जवाब दे ले, देने दीजिए, या तो कह दीजिए हम आपकी बात सुन लें। दोनों लोग के प्रवचन हम सुनते रहे, केवल बात सुनिए। तो जातिगत जनगणना हम की आवाज हमेशा से उठाते रहे, बराबर उठाते रहे। अभी पाठक जी ने जो कहा है कि नेताजी ने कहा था और ऐसे उसका विरोध किया था, ऐसा कभी नहीं था। नेताजी ने हमेशा यही कहा था कि जो ओबीसी और जो
अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। आज जो जातिगत जनगणना, जो ये महिला आरक्षण बिल जो पास हुआ है, पाठक जी बता दें ओबीसी का अधिकार कहाँ पे है उनको? अगर इन्होंने इतना विश्लेषण किया है तो बताओ, ओबीसी महिला। एक सेकंड, पहले पात्र बात को सुनिए, स्पोर्ट्स पर्सन बात को सुनिए, पहले चुपचाप सुनिए, मैं भी बोल रहा हूँ। एक सेकंड त्रिपाठी जी, एक सेकंड त्रिपाठी जी, मैं आप ही के पास आऊंगी, काउंटर लेकर आपके पास आऊंगी, रुक जाइए त्रिपाठी जी प्लीज। एक सेकंड, ऐसे बहस नहीं हो पाएगी, मुझे दोनों को म्यूट करना पड़ेगा। त्रिपाठी जी प्लीज, तो बंद कर दीजिए। मैं आप ही के पास आ रही हूँ त्रिपाठी जी, इसके पास प्लीज वेट कीजिए। विनय जी ठीक है, दोनों को म्यूट कीजिए, मैं किसी जन साहब के पास आऊँ प्लीज। मेरे दर्शकों का समय कीमती है, तू मैमे की बहस मत कीजिए और प्लीज थोड़ा सा दलाल टाइप के लोग विनय जी पत्रकारिता के नाम पर धक्का होती है। बंद कर अपनी। नहीं प्लीज, तहजीब अपनी तहजीब से बाहर मत जाइए विनय जी, अपनी तहजीब से बाहर मत जाइए, अपनी तहजीब से बाहर मत जाइए। लिमिट्स होती है एक प्रवक्ता की, उस प्रवक्ता को लिमिट नहीं भूलनी चाहिए अपनी। ये आपके घर पर कोई चर्चा नहीं चल रही है, ये एक चैनल पर बैठकर बात कर रहे हैं, लिमिट में बात कीजिए, अपनी लिमिट मत आगे बढ़िए, अपनी लिमिट से अपनी तहजीब का ध्यान रखिए और जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं उसका ध्यान रखिए, बिल्कुल भी गलत भाषा का इस्तेमाल मत कीजिएगा, बिल्कुल भी मत कीजिएगा। किसने किया? आपने किया अभी गलत बात नहीं, गलत शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। देखिए, तो आप गाली गलौज पे उतराएंगे क्या? आप गाली गलौज पे उतराएंगे क्या? कौन गाली गलौज? तो आप अपनी तहजीब का ध्यान रखिए ना, आप किस तरह से बात कर रहे हैं, किस लहजे में बात कर रहे हैं आप, तमीज और लहजा दोनों का ध्यान रखिए। आप एंकर के ऊपर शर्म आनी चाहिए आपको, आप महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, एक महिला से बात करने की तहजीब नहीं आप में, आप महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, एक महिला से बात करना नहीं आ रहा आपको, आप तहजीब, आपकी तहजीब नहीं है, तमीज नहीं है और आप बात कर रहे हैं कि आप महिला आरक्षण देंगे। सुनिए, केसी जैन साहब के पास जा रहे हैं, दोनों को म्यूट कीजिए, तू मैमे की डिबेट के लिए टाइम नहीं हमारे दर्शकों के पास, प्लीज। केसी जैन साहब, मामला यह है कि सवाल यह भी पूछा जाएगा कि आपने अब इस पर पहल की, लेकिन जातिगत जनगणना बिहार में हुई और उसके बाद ये मांग की जा रही है कि देश के हर राज्य में ये होनी चाहिए, जिस पर आपके कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। महिला आरक्षण पर भी बढ़े, लेकिन विपक्ष ने यह मुद्दा बनाया कि महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं को जगह नहीं दी। जातिगत जनगणना, महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं को जगह ना देना, दोनों सवाल है मेरे। बंद कीजिए, पारदर्शिता नहीं रखती तो इस पे अब डिबेट में नहीं, दलाल उन्होंने पड़ा। केसी जैन साहब से मैंने सवाल किया, विनय जी आपका नाम नहीं लिया, थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए विनय जी। देखिए पारुल जी, देखिए आदरणीय प्रभात जी ने जो सवाल उठाया वो किसी पे व्यक्तिगत सवाल नहीं उठाया, पार्टी की नीतियों पर और पार्टी ने क्या कुछ किया है उस पर सवाल उठाया। और स्वतंत्र पत्रकारिता में अगर पूरी की पूरी पार्टी की नीति पे सवाल नहीं उठेगा तो सवाल किस पे उठेगा? और तमाम बार मैं बैठा हूं प्रभात जी के साथ में, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी तमाम बार घेरा है और हमको भी घेरा है, कई बार हम लोग साथ में बैठे, हमको भी घेरा है कि आप क्या जवाब दे रहे हैं पार्टी की तरफ से और पार्टी की आपकी क्या मुद्दे पर आइए जन साहब। प्रभात जी बिल्कुल स्वतंत्र होकर के अपनी बात को रखते हैं, उन्होंने जो सवाल किया उसी को मैं आगे बढ़ा। और देखिए बिल्कुल बात सही है कि लंबे समय तक जो पार्टियां आज महिला आरक्षण को लेकर के और उसके बाद में उसमें कैटेगराइज करने की बात जो पार्टियां उठा रही हैं, पहली बात तो ये कि उन सारी पार्टियों ने इस महिला आरक्षण बिल का विरोध किया। कांग्रेस के समय में जब ये महिला आरक्षण बिल की बात आई और लगभग वो बनने वाला था, तब उस समय समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने इसका विरोध किया और इनकी कुल संख्या मिलाकर के लगभग 25 होती थी। लेकिन क्या हुआ, इतने से ही कांग्रेस पार्टी बैक हो गई। अगर ये सारे की सारे अगर कांग्रेस का साथ छोड़ देते 25 सांसद भी, तब भी कांग्रेस की सरकार गिरने वाली नहीं थी। महिला आरक्षण आपकी स्ट्रैटेजी है सर, उनकी ओबीसी आरक्षण स्ट्रैटेजी है, उस पर जवाब दीजिए। देखिए आज जरूरत इस बात की है कि जो वास्तव में पिछड़ गया है, और अगर कोई पिछड़ा है तो उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ अगर एक जात विशेष का है तो उस जात के सारे लोग पिछड़े हैं।
आज जरूरत इस बात की है कि समाज की मुख्य धारा में सबको लाने की आवश्यकता है, और उसका सबसे बड़ा मानक अगर आज के समय में है तो वो है अमीरी और गरीबी की खाई। तो जो अमीरी और गरीबी का डिफरेंस है वो सबसे बड़ी जातियां हैं। एक जाति है अमीरी की, एक जाति है गरीबी की। तो खत्म करने की आवश्यकता है आज, तो गरीबी की जात को खत्म करने की आवश्यकता है। और जिस जाति जनगणना की बात हो रही है पारुल जी, जिस बिहार ने जातीय जनगणना की है, इन्होंने जैन समाज को सिर्फ 16,000 दिखाया है, और जबकि वहां वो स्थिति क्या है, वहां पर कई सारे जिले बिहार के ऐसे हैं जहां पर 30-40 हजार आबादी जैन समाज की ऑलरेडी पहले से, और टोटल की टोटल आबादी टोटल जैन समाज की 16,000 दिखाई गई है। तो ये जो किस प्रकार से काउंटिंग हुई है, किस प्रकार से गणना हुई है, आपका कहना है जिसपे सवाल पहले लगा था कि दो जातियां हैं, उसपे पहले से एक गरीब है और एक अमीर है, और गरीबी जो जाति है उसको समाप्त करने के लिए आपने प्रयास शुरू किए और उसी को लेकर आप बात करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी जो जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया जा रहा है, जिसमें से ये कहा जा रहा है कि आप ये समझाइए उन्हें कि जिस जातिगत जनगणना में ओबीसी फैक्टर को वो टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सभी बेहतर तरीके से जानते हैं कि ओबीसी वर्ग अच्छा खासा है, और बाकी स्टेट्स में भी, और इसलिए जरूरी भी है कि उन पर भी बात की जाए, और विपक्ष ने इसी फॉर्मूले को अपना हुक्म का इक्का बनाया है। कांग्रेस से हमारे साथ रोहन जी जुड़ रहे हैं। ठीक है केसी जैन साहब, बोलिए। एक बात कह दूं, 10 सेकंड। देखिए क्या है पारुल जी, कि चाहे लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी हो, चाहे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी हो, जो जातीय जनगणना की और जातीय आरक्षण की बात कर रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं, 70 से जातियां ओबीसी भी है, और लाभ किसको मिला? सिर्फ और सिर्फ यादव वर्ग को। और अगर उससे अगर किसी को लाभ मिला तो वर्मा वर्ग, कुर्मी समाज को। उसके बाद में जितने मांझी, मल्ला, ये सब जितनी जातियां हैं, जो 70 जातियां हैं राजभर, इनका तो कोई पुरसहाल नहीं हुआ। तो ऑलरेडी जो जातियां हैं उनका तो कोई पुरसहाल नहीं है। और जिस जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, ये भी उभर के बात सामने आई है कि 2 लाख से ज्यादा जातियां केवल और केवल महाराष्ट्र में है। 2 लाख से ज्यादा जातियां किस तरीके से डिवाइडेशन करेंगे, किस तरीके से लोगों का उनका लाभ पहुंचाएंगे? आज जरूरत है गरीब लोगों के लिए काम करने की, और वो किसी भी जात, किसी भी धर्म में हो सकता है। ठीक है सर, आ रही वापस। रोहन सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। रोहन जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। जातिगत जनगणना को लेकर आपका स्टैंड क्या है? क्योंकि हम जब चर्चा करते हैं तो राजीव साहब का भी जिक्र आता है, और उनके जो स्टैंड थे जातिगत जनगणना को लेकर, उसकी भी बात होती है। कहिए सर, क्या कहना चाहेंगे? जातिगत जनगणना पे पारुल जी, जातिगत जनगणना पे हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने अपने स्टैंड साफ कर रखा है कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक है। और जब उन्होंने सदन के अंदर बताया कि सिर्फ 5% बजट कंट्रोल करते हैं ओबीसी कैबिनेट सेक्रेटरीज, 90 में से सिर्फ 5 हैं, तो इससे समझ में आता है कि अंडर रिप्रेजेंटेशन है। तो उन लोग जो लोग पीछे रह गए हैं पिछले 75 साल में आजादी के बाद इस विकास के प्रयास में, उनको आगे बढ़ाने का है। और ये हकीकत है कि जब जाति कहाँ से, ये बहुत फिलोसफिकल सवाल है और ये लंबी डिबेट का मुद्दा है। लेकिन कांग्रेस का जो स्टैंड है वो एकदम क्लियर है कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक होना चाहिए, और जब तक डेटा नहीं मिलेगा तब तक मैक्रो लेवल पे डेटा फॉर्मुलेशन नहीं हो, पॉलिसी फॉर्मुलेशन नहीं हो सकता है। तो उसके लिए डेटा चाहिए, और डेटा कलेक्ट करने से किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन पिताजी से अलग राहुल गांधी जी के विचार हैं, क्योंकि आपका कहना है कि आजादी के बाद से काफी लंबे समय में अप एंड डाउन जो हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में जो इसका जितना हक है उसको मिलना चाहिए। लेकिन किसी जन साहब कह रहे हैं कि जातियों को ना देखते हुए किसको कैसी और किस प्रकार की जरूरत है उसके हिसाब से उसे मिलना चाहिए। यानी वो कह रहे हैं कि गरीबी की जाति को मिटाना चाहिए, और यही जो बीजेपी का स्टैंड है, इस पर आपका क्या कहना है कि जातियों से इंसान की जरूरत नापेंगे, उसको आरक्षण मिलना चाहिए, या गरीबी से या उसकी जरूरतों के हिसाब से, उसकी मूलभूत जरूरतों के हिसाब से उसको मदद करना आपको ठीक लगेगा? जातिगत जनगणना का जो मूल ऑब्जेक्टिव है वो आरक्षण नहीं है, वो आरक्षण नहीं है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन मैक्रो लेवल पर, जिस पर कि उनसे ऐसी पॉलिसीज हो जो ओरिएंटेड हो उसी स्पेसिफिक कास्ट ग्रुप के ग्रोथ को लेकर। आप मतलब ऐसा समझिए कि निषादों के लिए, या प्रजापति लोगों के लिए, या कुम्हारों के लिए। राहुल जी का कहना है कि जितनी आबादी उतना हक, लेकिन राजीव जी का मानना था
वीपी सिंह साहब के समय पर भी जो मंडल आयोग की रिपोर्ट सामने आई थी उसको लेकर उन्होंने तब भी विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि जातिगत लड़ाई की ओर समाज को ले जाना ठीक नहीं है। इसके अलावा उनका यह भी कहना था कि बिना जाति वाले समाज की वो वकालत कर रहे थे। अब राहुल जी कुछ और बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने आरक्षण को सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने जाति को, समाज में जातियों के हिसाब से लड़ाई न शुरू हो जाए, ये बात उन्होंने कही। अब तो कांग्रेस अपनी विचारधारा से आगे चल रही है। नहीं देखिए पारुल जी, सवाल किससे, मुझसे है पारुल जी? हाँ त्रिपाठी जी, आप ही से मैं समझना चाहूंगी। आपने एक बड़ा लंबा दौर देखा है, जरा हम भी समझ लें कि क्या हकीकत, क्या फसाना। पारुल जी, आज तक जितने भी जो लोग जिस अपनी जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने उन जातियों को कभी आगे नहीं बढ़ाया है, अपने परिवार को आगे बढ़ाया है। मैं कहता हूं बहुत से लोग ऐसे जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। आपको याद होगा जब ये रिपोर्ट आई थी, उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मंच से कहा था कि मैं गरीबों की बात करता हूं, जाति की बात नहीं करता हूं। निश्चित तौर पे इस देश के अंदर जो गरीबी की रेखा जो बढ़ी है, उस पे गरीबों पे काम कितना कौन सरकार कर रही है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। जाति जनगणना हो, लेकिन जाति जनगणना आर्थिक आधार पे भी हो, उसके भी डाटा आनी चाहिए। उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर वो कोई बात कहती हैं, अभी जैसा कि मैंने कहा था कि आपके प्रवक्ता एक चले गए और आपसे भी अवृत्ता कर रहे थे, लेकिन एंकर महिला एंकर है। यहाँ पे हम लोग महिलाओं की बात करते हैं, उनको ये नहीं पता है कि महिलाओं से कैसे बात करनी है। तो हम जब एक दिखाने की बात करते हैं, हम कोई भी वर्ग का, अगर हम वर्ग को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए काम करना पड़ेगा। गरीबों के लिए आप काम क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज ये है। ठीक है सर, समय कम है। आज जो पूरा एक जो मुद्दा है, ये सिर्फ मुद्दा एक पॉलिटिकल 2024 के चुनाव को देखते हुए हो रहा है। 2024 में तो बड़ा मुद्दा बनाने जा रहा है विपक्ष, जातिगत जनगणना, लेकिन उससे इतर जरूरत गरीबों को किस चीज की है, आम जनता को किस चीज की है, क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या इस पर विपक्ष को डिमांड नहीं करनी चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, जहां अब उठा है ओबीसी को लेकर जो राज्य में राजनीतिक दल हैं वो हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह सकते हैं आप कि तब जब आप थे राजा तब ना किए ये कार्य, लेकिन अब जब हैं आप विरोधी दलों में, विपक्षी पार्टियों में, जब आपके हाथ में नहीं है सत्ता, तब आप चाहते हैं सत्ता में जो पार्टी है वो कर दिखाए। उनका कहना है कि जो गरीब हैं, जो जरूरतमंद हैं, उन्हें हक मिलना चाहिए, लेकिन आरक्षण के बल पर, आरक्षण के तहत उन्हें सुविधा मिले, क्योंकि जाति ज्यादा है आप लोगों की, इसलिए सुविधा मिलनी चाहिए। इसके पक्ष में बीजेपी नहीं है। महिला आरक्षण की जरूरत थी, महिला आरक्षण का बिल वो लेकर आए, पास भी हो गया। महिला आरक्षण में भी आरक्षण की मांग विपक्ष कर रहा है। कुल मिलाकर ओबीसी को लेकर ये राजनीति है और रणनीति है विपक्षी दलों की कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को जातिगत आरक्षण के नाम पर, जातिगत जनगणना के नाम पर घेरा जा सके। अब ये फॉर्मूला कितना कामयाब होगा 24 बताएगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।